नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आज आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली चाहे आप एसएससी की कर रहे हो या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, ये वह प्रश्न है जो कि पिछले कई वर्षों में एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल है क्या? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो हमारे संविधान के भाग 18 में दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। दोस्तों, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। ठीक, 352 से 360 तक है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 3 आधार हैं इसको लगाने के, या तो युद्ध हो, ठीक है, या बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये 3 आधार होते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है इसकी लिखित सूचना आवश्यक होती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों, ये तो पूरे भारत में या फिर उसके किसी एक भाग में लगाया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 352 में दोस्तों अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ये तीनों बातों आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब कितनी बार दोस्तों भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 बार। ठीक है, भारत में अभी तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, दांडी मार्च कब किया गया था? तो दोस्तों, दांडी मार्च जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या है, एक रूप है। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जब नमक पर अंग्रेजों का एक अधिकार स्थापित था तो उसके विरोध में एक आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी। यह आंदोलन जो दोस्तों जो शुरू होता है वो 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, और यह दोस्तों जो आंदोलन होता है यह साबरमती से दांडी तक की यात्रा होती है। दांडी एक गांव है जो कि गुजरात में है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, और किसकी शुरुआत कर देते हैं दोस्तों? दांडी मार्च की शुरुआत हो जाती है। तो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 6 अप्रैल को गांधी जी क्या कर देते हैं, ठीक है, सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और दोस्तों इस आंदोलन में गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम याद रखना, उनका नाम है दोस्तों वेब मिलर। ठीक है, ये इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वैसे तो गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, चूंकि हमारे पास ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं है, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, आर्य मध्य एशिया से भारत कब आए थे? तो दोस्तों आर्य मध्य एशिया से भारत कब आए थे? लगभग 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में। ठीक है, आर्य दोस्तों कहां से आए थे? अच्छा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ भी याद रखना, कुलीन या श्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ, शाब्दिक अर्थ है आर्य का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1842 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियोलिथिक लोगों द्वारा पालतू पहला जानवर कौन सा था? तो दोस्तों यह था कुत्ता। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सिक्किम किस वर्ष में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ था? तो दोस्तों सिक्किम भारत में शामिल होता है 1975 में। ऑप्शन डी आपका यहां पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों कब गिराया गया था नागासाकी? दोस्तों नागासाकी और हिरोशिमा ये 2 क्षेत्र हैं, और ये दोनों किसके क्षेत्र हैं दोस्तों? जापान के क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखना है।
जापान की दोस्तों राजधानी टोक्यो है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और दोस्तों यह जो बम गिराया गया था, यह कब गिराया गया था? तो यह गिराया गया था 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। ठीक है। और 6 अगस्त 1945 को यह बम गिरा था हिरोशिमा पर। ठीक है, 2 बम गिराए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है गुप्तों के समय में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों बड़ा फेमस युद्ध है तालीकोटा का, और यह जो लड़ाई थी यह 1565 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों एक तरफ तो था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के 4 जो वंश थे उन्होंने मिलकर के विजयनगर पर अटैक कर दिया 1565 में। और इस लड़ाई के बाद, इसको दोस्तों राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, और इस लड़ाई के बाद जो था विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गांधी जी की दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों अभी मैंने पीछे आपको बताया था, दांडी मार्च की शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है? ठीक है, साबरमती अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद दोस्तों जो है ये किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ कैसे बिताए थे या कहाँ बिताए थे? ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आखिरी समय था, यानी कि उनकी मृत्यु का स्थान जो था, तो दोस्तों वह है कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक में जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला। ठीक है, और यहाँ किस पद्धति से उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? तो जैन धर्म में दोस्तों एक पद्धति फेमस है जिसको हम बोलते हैं संलेखना या संथारा पद्धति। ठीक है, संलेखना पद्धति के तहत इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसे चुना गया था? तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था दोस्तों, उसके लिए किसको चुना गया था? आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, और दूसरे सत्याग्रही कौन हुए थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन और किस देश से है? तो दोस्तों पहले थे यूरी गागरिन, और ये किस देश के थे? रूस के। ठीक है, रूस की राजधानी दोस्तों क्या है? मॉस्को है, ये भी आपको याद रखना है। रूस का यूक्रेन से दोस्तों युद्ध चल रहा है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, दादा साहेब फाल्के ने किस साल पहली फीचर फिल्म बनाई थी? तो दोस्तों यह बनी थी पहली बार 1913 में। ठीक है, और 1913 दोस्तों एक महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखनी है। 1913 में ही दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी 1913 में। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को पहले से शुरू किया, मतलब पहले शुरू किया, सबसे पहले कहां से शुरुआत करी थी गांधी जी ने? तो दोस्तों गांधी जी की पहली शुरुआत भारत में होती है चंपारण से। चंपारण दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? बिहार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में ही हुआ था 1917 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, 7वीं शताब्दी में बड़े मकान मालिकों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? सामंत के रूप में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सामंत। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का जन्म हुआ, तो किस भारतीय मुगल के समय में मुगल चित्रों का जन्म हुआ दोस्तों? तो यह सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर के समय में। ठीक है, सॉरी, मुगल चित्रों का जन्म दोस्तों जो हो गया था वो हुमायूं के समय में हो गया था। ठीक है, लेकिन जो ये प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों, तो ये जहांगीर के समय में मिली थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है।
ठीक है, इसकी शुरुआत हुमायूं के समय से हो जाती है, ये आपको याद रखना है। हुमायूं की जो आत्मकथा है उसका नाम दोस्तों क्या है, हुमायूं नामा। ठीक है, और यह किसने लिखी है, यह इनकी बेगम इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, अकबर की किताब है दोस्तों अकबरनामा। ठीक है, ये अबुल फजल ने लिखी है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे लिखेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल खान का मकबरा किसमें स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला दोस्तों याद रखेंगे बलिया है। ठीक है, पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों हवा महल बनवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 22, वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों यह बनवाया गया है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एसएससी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, शकुंतला किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, और यह जो प्रसिद्ध कृति है ये किसकी, राजा रवि वर्मा की। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गुंबज मकबरा किसका समाधि कक्ष है। तो दोस्तों यह जो समाधि कक्ष है किसका, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान की दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, श्रीरंगपट्टनम के किले में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी जो किसके शासनकाल का समय है, किस वंश का शासक था। तो दोस्तों अकबर जो है वो किसके शासक है, मुगल वंश के। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए किस वर्ष विनियमन किया गया था। यानी कि सती प्रथा को प्रतिबंधित दोस्तों किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1829 में। और किसने किया था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इनके शासनकाल में हुआ था। उस समय यह वायसराय थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और दोस्तों किसकी सहायता से हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था राजा राममोहन राय की हेल्प से। राजा राममोहन राय को दोस्तों भारत में भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों पहला उपग्रह जो लॉन्च हुआ था वो 1975 में हुआ था, आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, नागपुर में 1929 में क्या सत्याग्रह आयोजित किया गया था। सॉरी, 1923 में क्या सत्याग्रह आयोजित किया गया था। तो दोस्तों 1923 में ध्वज सत्याग्रह आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुलकेशिन सेकंड का सबसे बड़ा शासक था। तो दोस्तों पुलकेशिन सेकंड का सबसे बड़ा शासक था, यानी कि सबसे बड़ा जो उनका मेन शासक था वो था बादामी के चालुक्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी कई सारी शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। ठीक है, इसमें जो सबसे फेमस शाखा थी दोस्तों वो यह थी बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य को दोस्तों वातापी के चालुक्य भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखना, वातापी के चालुक्य भी इन्हीं को कहा जाता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के शिक्षक का नाम था अलार कलाम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 बीसी में कहां पर होता है, लुम्बिनी में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो अपना ग्रह त्यागते हैं, घर छोड़ते हैं दोस्तों, वह 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था। तो दोस्तों बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजात शत्रु। ठीक है, क्या नाम था, अजात शत्रु। ठीक है, और दोस्तों यह जो वंश है हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखना, पितृहंता वंश, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक होते हैं सब अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठेंगे। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है कृष्ण फर्स्ट ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदुओं एक वैकल्पिक इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
तो दोस्तों यह जो पुस्तक लिखी गई है वेंडी डोनेगर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? दोस्तों तराइन की दो लड़ाइयां होती हैं, एक 1191 में होती है और एक 1192 में। दोनों ही लड़ाइयां दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। ठीक है, पहली लड़ाई में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, जबकि दूसरी लड़ाई में इनकी हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन किसकी हार हुई थी पूछा है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने अपने इतिहास में कभी कितनी महिला इस्लामी शासकों को शामिल किया था? तो दोस्तों भारत में अभी तक, ठीक है, केवल एक ही महिला शासक बनी है, ठीक है, मुस्लिम, और उनका नाम है रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की दोस्तों लड़की है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है, और इसकी दोस्तों हत्या हो जाती है। हत्या कहाँ होती है दोस्तों? कैथल नामक स्थान पर होती है, जो कि हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942, और इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। चलिए अगला प्रश्न है, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी यानी कि देवताओं के प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ऐसा एक ही शासक हुआ है, ठीक है, और उनका नाम क्या है? अशोक, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मराठा संत का नाम जो शिवाजी के समकालीन थे। तो मराठे संत का नाम बताना है जो शिवाजी के संत का समकालीन थे दोस्तों, वह है संत तुकाराम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राचीन भारत में कानूनदाता के रूप में किसे माना जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। तो दोस्तों प्राचीन भारत में कानूनदाता के रूप में किसे मानते हैं? मनु को। ठीक है, किसे माना जाता है? मनु को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, विकास नाम विक्रमादित्य, ठीक है, ये किसका नाम है दोस्तों? तो यह चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड को ही दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक, चूंकि इसमें, ठीक है, ऑप्शन में क्या है? श्रीगुप्त भी दे रखा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछता और दोनों नाम देता, चंद्रगुप्त प्रथम भी और ये भी, तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसने एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 42, विश्व इतिहास का दोस्तों यह प्रश्न है, वर्साइल्स की संधि ने अल्सेस लोरेन को बहाल किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा विश्व इतिहास का है, ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, अशोकन एडिक्ट्स यानी कि अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसके द्वारा समझ लिया गया था? यानी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो दोस्तों यह मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों भारत में मुगल वंश की जो स्थापना होती है वो बाबर से होती है। ठीक है, इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड है वो 1526 से 1530 के बीच में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है, इनका क्रम है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 1905 में विभाजन के बाद बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ? तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन होता है वो 1905 में होता है, लेकिन 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है तो दोस्तों बंगाल के विभाजन की जो घोषणा है उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पुनर्मिलन होगा वह 1911 में होगा दिल्ली दरबार में। और इसके अलावा 1911 में ही दोस्तों पहली बार जब इनके प्रिंस आते हैं, ठीक है, जॉर्ज पंचम, तो दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गान भी गाया जाता है। ठीक है, और भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा भी होती है, और वह राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बन जाती है। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड शीर्षक को अस्वीकार कर दिया था? तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लुटाई थी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद।
ये जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग, वह 13 अप्रैल 1919 को होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भारतीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अभी दोस्तों ये पीछे प्रश्न बता दिया था मैंने ये, ठीक है। ये कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, और यह कब शुरू हुआ था? 1942, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के पीछे क्रांतिकारी कौन है? दोस्तों दो क्रांतिकारियों का नाम है, ठीक है, और वो होते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। भगत सिंह को दोस्तों जो फांसी की सजा दी गई है वह लाहौर षड्यंत्र के तहत दी गई है, सांडर्स हत्याकांड में, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 49वां प्रश्न है आज का, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को गांधी बरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है मातंगिनी हाजरा को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, 1916 लखनऊ पैक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। दोस्तों इसी समझौते के तहत जो नरम दल और गरम दल थे, यह दोनों दोस्तों एक हो जाते हैं, ठीक है, नरम दल और गरम दल। और इनको एक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है वह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की रहती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।